दावा कर दिया है कि सरकार आते ही झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी के घर बुलडोजर चलेगा। जी हाँ, बुलडोजर, वही बुलडोजर जिसका कहर या जिसका असर हम कहें वो उत्तर प्रदेश में हमें देखने को लगातार मिलता रहा है। लेकिन इस बीच ये बयान बीजेपी के विधायक भानु प्रताप शाही का है, लेकिन दूसरा एक और बयान आया बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता विश्व शर्मा का। आज उन्होंने कहा सरकार बनते ही इरफान अंसारी को जेल भेजेंगे। बीजेपी के दावे में कितना है दम? क्योंकि इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं पूर्व शिक्षा मंत्री और कोडरमा से विधायक नीरा यादव। हम उन्हीं से समझते हैं। मैम, क्योंकि ये जो इरफान अंसारी विवाद, सीता सोरेन को लेकर के उनके दिए गए बयान और तमाम दावे और वादों के बीच जिस तरह से ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है, और इन सब के बीच आपके पार्टी के नेता भानु प्रताप शाही, आपके विधायक है, वो ये कह रहे हैं बुलडोजर चलाएंगे। हिमंता कह रहे हैं कि जेल भेजेंगे। आपके पार्टी के नेताओं के ये जो बयान है, इसमें कितना है दम? आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम बहुत स्वस्थ राजनीति करना चाहते हैं और वही हम करते भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि कांग्रेस के जो नेतागण हैं वो हर समय ओछी राजनीति करते हैं और उसी का ये ताजा उदाहरण है कि माननीय सीता सोरेन जी को इस प्रकार अभद्र बातों को सामने में रखना, ये कहीं न कहीं एक महिला के लिए नहीं, नारी का अपमान है और इस प्रकार अपमान को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो किसी भी राजनीति में हो, किसी भी दल की हो, लेकिन हम सभी लोगों का सम्मान करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि शुरू से ही राष्ट्रपति महोदया के बारे में बात करें या तो किन्हीं के बारे में बात करें, और आज ताजा उदाहरण देखिए हमारी माननीय सीता सोरेन जी के बारे में। मतलब कांग्रेस के लोग कुछ न कुछ ऐसा बयान देते हैं ताकि, और ये माननीय इरफान अंसारी जी की तो आदत बन गई है कि उनको कैसे हम हाईलाइट में रहे, उसके लिए कुछ भी ऐसा बोले। भाई, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप कुछ भी बोलते हैं तो उसको बहुत सारे लोग सुनते हैं, फॉलो करते हैं, और कहीं न कहीं आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपके ऊपर दायित्व बनता है कि आप लोगों के साथ में किस प्रकार की बातें करें। तो ऐसी ओछी राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और इसलिए ये जो भी बयान आया है, हम इसमें बहुत कुछ तो बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन कोई भी किसी भी दल के लोग अगर ये करते हैं तो शर्मनाक बात है और बहुत ही गलत है और ये क्षमा के योग्य नहीं है। लेकिन मैम, इसमें जब हमने इरफान अंसारी से पूछा था यही सवाल, तो उनका ये कहना था कि मैंने सीता सोरेन के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग ही नहीं किया, साथ ही साथ मैंने तो पार्टी के नेताओं के बारे में कहा था, लेकिन बीजेपी ने वीडियो को एडिट करके मेरी छवि धूमिल करने के लिए, जनता में को गुमराह करने के लिए इस तरह का काम किया है और इसे जानबूझकर एक मुद्दा बनाया जा रहा है, इसे तूल दिया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर इस चीज को साबित कर दिया जाता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। देखिए, एक बात बोले, हम भी 10 साल उनके साथ में, वो मंत्री हम विधायक, हम मंत्री वो विधायक रहे हैं। उनकी एक्टिविटी को हम अच्छी तरह जानते हैं। हर बात पे वो बोल लेते हैं और बाद में बोलते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। अरे, इस्तीफा देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको अपने बोली पे कंट्रोल जरूर रखना चाहिए। आप कहाँ क्या बोल रहे हैं? अगर हाईलाइट ही होना है तो कुछ अच्छे काम करके हाईलाइट होइए ना, लेकिन इस तरह की ओछी राजनीति करके कभी भी हाईलाइट होने का काम ना करें। आज आपने किसी भी नारी के लिए कहा, क्यों कहा, ये बर्दाश्त के योग्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस बीच मैम जो 2 बयान सामने आए कल जामताड़ा से, वो ये कि इरफान अंसारी ने कहा कि मैंने तो ऐसा कहा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं भाभी जी से माफी मांगता हूँ और माफी नहीं मिला तो मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा। बिल्कुल, सार्वजनिक तौर पर फांसी लगा लूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। बिल्कुल। और दूसरी तरफ भाभी जी सीता सोरेन ने ये कहा कि मैं इरफान को कभी माफ नहीं करूंगी। देखिए, आपको हम बता दें, उनका बचकाना हरकत जो है ना, ये कभी सुधरने वाला नहीं है। ये विधानसभा सदन के अंदर में भी कई बार ऐसी बातों को बोल चुके हैं और आप लोग सुने होंगे। कई बार इनकी ऐसी ऐसी बातें आई हैं जिसको कि माननीय स्पीकर महोदय को वहां से हटाना पड़ा, बोलना पड़ा, स्पष्ट करना पड़ा। तो ये इनका पहला ये नहीं है, हर बार इनकी स्थिति ऐसी ही होती है। इसलिए ये जितना भी सफाई दे दे, इसको कभी भी
हम एक महिला होने के नाते तो हम कभी माफ नहीं मैम अक्सर देखा गया है कि अगर डॉक्टर इरफान अंसारी की बात करें तो अक्सर वो बयानों को लेकर विवाद में रहते हैं। बिल्कुल, और ये आप बोल भी रही हैं, तो इस बार जो उन्होंने ये बयान दे दिया है, ये मीडिया में रहने के लिए दे दिया, गलती से निकल गई, या सच में इस तरह की जो बातें, क्योंकि वो तो अपना काटते फिर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने एडिट कर दिया, बकायदा मेरे पास 100 वीडियो करोड़ है, की मानहानि वो- करूंगा, हाँ, वो ये भी कह रहे हैं मानहानि का मैम। वोट चुनाव देने की आयोग तैयारी कर पहुंच रहे हैं। गए वो कि ऐसा मैंने कुछ कहा ही नहीं है। साथ ही साथ जामताड़ा में जैसे ही केस हुआ, एक ही रात में हमने देखा 2 एफआईआर दर्ज हुए। एक इरफान अंसारी के नाम पे एफआईआर दर्ज होता है, वही दूसरा जो होता है वो सीता सोरेन के नाम पर दर्ज हो जाता है। यानी कि इरफान अंसारी की तरफ से भी केस दर्ज कराया जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि मानहानि कर दी गई। तो क्या है ये, क्यों किया जा रहा है इस तरह का उनके द्वारा? क्या ये हमेशा से मुद्दों में बने रहने के लिए किया जा रहा है, या क्या है इसके पीछे का रीजन? पहले तो हम क्या बात बोल रहे हैं उसमें हमको सटीक रहना चाहिए जी और उस पे अड़े हुए रहना चाहिए। जी। लेकिन ये क्या है कि हाईलाइट होने के लिए कुछ भी बोल देते हैं और बाद में पछतावा होता तो तरह तरह की बातें करते हैं। जी इनकी हर बात बचकानी है। हाँ। और हमें लगता है कि वो एफआईआर इसलिए करने गए या थाना में केस करने गए क्योंकि उनको पता है कि वो वीडियो जब पूरा देखेंगे तो हकीकत बात निकल आएगी। जी आखिर भाई एडिट करके आप कुछ जोड़ेंगे नहीं ना, कुछ आप हटा सकते हैं बिल्कुल। लेकिन जोड़ तो नहीं सकते नहीं। हैं। लेकिन मैम वो भी ठीक तो है। वीडियो दिखा रहा है। हाँ क्या वीडियो दिखा रहे हैं? वो ये पहले दिखा रहा है तो कि मैंने आपने- उनके शब्दों का, सीता सोरेन का नाम ही नहीं लिया है। हाँ। किनको कहा आपने? हम तो पूछना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर बीजेपी ये के अभद्र जनप्रतिनिधियों को कह रहे किनको- हैं, उनके किनको? कार्यकर्ताओं को किनको? कह रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं। मैंने किसी का बकायदा नाम नहीं लिया है, सिर्फ कार्यकर्ताओं का नाम। आपने हाँ, किन्हीं का भी नाम लिया है, वो गलत है। हम्म, जी और आप वहाँ पर किसको टारगेट कर रहे थे? किसी भी नारी जाति का आप अपमान नहीं कर सकते हैं। आप एक जनप्रतिनिधि हैं। हमारा दायित्व होता, हमारा फर्ज होता, हमारा कर्तव्य होता है कि सभी लोगों का सम्मान करना। बिल्कुल। हम जाति, धर्म और समुदाय के नाम पे राजनीति नहीं करते जी। हैं। हम जमात की राजनीति करते हैं और हर वर्ग को सम्मान देने का काम करते जी। हैं। आपने किनके लिए ऐसा वर्ड यूज किया, आप किन्हीं के लिए भी किए हैं तो आप माफी के योग्य नहीं है। आपका एडिट हो सकता है लेकिन कोई जोड़ करके वहाँ पर नाम तो नहीं डाल दिया, आपकी आवाज को तो नहीं डाल दिया। आपने जो कहा उसी को डाला गया है ना। जी आप किनको कहे ये अलग बात है, ये तो खुद अपने जाल में फंस रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है मैम कि ये पूरा एक मुद्दा जो है, ये जो मुद्दा है सीता सोरेन प्रकरण को लेकर के, अब ये मामला एक मुद्दा बन चुका है? और कि जैसे इरफान अंसारी कह रहे थे कि भाभी जी अब इस चैप्टर को क्लोज करिए, इसे मुद्दा मत बनाइए प्लीज। तो लेकिन बीजेपी क्या करेगा? आपका क्या कहना है, मानना है कि क्या इस पूरे चुनाव में ये मामला मुद्दा बनता रहेगा? देखिए, अगर एक बार कुछ गलतियां हो जाती है तो उसको माफ करना बड़ी बात नहीं है। लेकिन माननीय इरफान अंसारी जी की बार बार गलतियां होती है और ये जानबूझ करके करते हैं। इसी इसलिए बीच इसको मैं माफ ये करना बोलूंगी मैम, आपके यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि आपकी जीत पक्की है मैम। मैम के फॉलोअर्स हमें देख रहे हैं, प्यार बरसा रहे हैं मैम के लिए, और वो मैम को देखकर बहुत सारी जीत की शुभकामनाएं भी दे रही है। हाँ, क्योंकि मैम कोडरमा का भी इलेक्शन है, उस पर भी हम आएंगे क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और टफ इलेक्शन के रूप में इसे देखा जा रहा है। एक हाई प्रोफाइल सीट के रूप में भी देखा जा रहा है। और इस पर एक सवाल ले लेते क्योंकि मंजूषा ने जिक्र किया है, क्योंकि एक बार फिर बीजेपी ने आप पर भरोसा जताया है, तीसरी बार। दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के नेता सुभाष यादव, फिलहाल वो पटना के बेल जेल में हैं। पेरोल पर उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया, आज उनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो गया। आगे क्या होगा? देखिए, कोडरमा की जनता यहाँ पर सब कुछ जानती है उन्हें क्या करना है। जी यहाँ पर दो लड़ाई है, जी एक तो धनबल के साथ और हाँ। दूसरा जनबल। बिल्कुल। और हमने जो भी 10 साल में अपने कार्यकाल पूरे किए हैं, इसके पहले हम जिला परिषद की उपाध्यक्ष भी थे तो 15 साल हुए। उसके पहले हम एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में एक मतलब लोगों को, गरीब बच्चियों को पढ़ाने का काम करते थे, वो भी 10-12 साल, और वहाँ से एक पहचान मिली है। तो 25 साल से ज्यादा हम इस क्षेत्र के लोगों की सेवा किए हैं, एक सेवक बन करके, उनकी बहन, उनकी बेटी बन करके। हम कभी भी नेता नहीं बने, हम विधायक मंत्री कभी नहीं बने, हम आम बन करके उनकी सेवा किए हैं। तो इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि धन बल टूटेगा
और जनबल जीतेगा। लोगों का आशीर्वाद हमें मिलेगा, ये हमें पूरा यकीन है। और निश्चित रूप से तीसरी बार फिर से जो हमारे केंद्र और प्रदेश नेतृत्व ने हम पे विश्वास जताया है, तो हमें कोडरमा के देवतुल्य जनता का आशीर्वाद मिला है, मिलेगा, ये हम पूरा विश्वास के साथ बोल सकते हैं। और तीसरी बार फिर से हम हैट्रिक लगाने के लिए मैम, आप हैट्रिक लगाने की बात कर रही हैं, आपने अपने कार्यकाल में बहुत सारे काम किए, क्या कुछ ऐसे कार्य जो अधूरे रह गए हैं जिसे इस बार आप पूरा करना चाहेंगी और चाहती है कि कोडरमा की जनता को उसका लाभ मिले पूरी तरह से? निश्चित रूप से देखिए, क्या है ना कि सबसे पहले तो यहाँ पर रोजगार की बहुत कमी है। जी। यहाँ पर ढिबरा मतलब अबरक नगरी के नाम से है, तो अबरक का जो टूटा हुआ छोटा टुकड़ा होता है वो मिट्टी में दबा हुआ है, उसे लोग चुन करके जीवन यापन करते हैं। लेकिन ये सरकार आने के बाद में क्या हुआ कि ये सरकार इस प्रकार से, चूंकि हम भाजपा के विधायक हैं, यहाँ पर भाजपा के सांसद हैं, तो पूरी तरह से यहाँ के जो रोजगार है उसको ध्वस्त करने की पूरी कोशिश की। हमारे ढिबरा के व्यवसायियों को रोजी रोटी के लिए एकदम तड़पाना शुरू कर दिए। जो हमारा माइनिंग था होता था उसको बंद करने की पूरी साजिश रची गई। जो हमारे ट्रक चालकों का यहाँ पर रोजी रोजगार होता था वो आज मजबूरी बाहर चले गए कमाने के लिए, क्योंकि वो किस्त जमा नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे हर एक प्रकार के कार्य और जो हमने काम किया, यहाँ मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज, टीचर ट्रेनिंग, केंद्रीय विद्यालय, ऐसे करके हर एक तरह का यहाँ पर हमने एजुकेशन हब बनाने का काम किया। हमने कितनी बार विधानसभा के अंदर में, सदन के अंदर में हमने बात रखी कि कम से कम आप शिफ्ट करा दें, चालू करा दें। लेकिन जो हम शिक्षा मंत्री थे तो कॉलेज बन करके तैयार है, परंतु उनके उसके बदले में हमने जे कॉलेज में ही क्लास शुरू कराया था। आज भी वो क्लास वहीं चल रहा है। पीजी की पढ़ाई, पहले हजारीबाग हमारे बच्चे जाते थे पीजी की पढ़ाई करने के लिए, हमने यही कोडरमा में पीजी की पढ़ाई शुरू की। परंतु वो आज भी ये स्थिति है कि जो 5 सब्जेक्ट को हमने दिलाया था एफिलिएशन, वही 5 सब्जेक्ट आज भी है। बार बार हम आग्रह करते थे लेकिन वो काम नहीं हुआ। बिजली की व्यवस्था, 0 कट बिजली हमने देने का काम किया था अपने कार्यकाल में। आज बिजली रानी 12 घंटे आती है कि 14 घंटे, कुछ पता ही नहीं चल पाता है। साफ सफाई की तो आप बात ही न करें। अभी हमारे कोडरमा में बेंगलोर जैसा माहौल, पूरा डेंगू का प्रकोप, हम खुद ब्लीचिंग पाउडर जा करके छिड़काव किए, फोगिंग कराने के लिए हमने बात कही। तो इस प्रकार ये लापरवाही को ये जनता अब बर्दाश्त नहीं करेंगी। लोगों को सुशासन चाहिए, लोगों को बुनियादी सुविधाएं चाहिए और लोगों को विकास चाहिए। लेकिन महागठबंधन, क्योंकि आपने बिजली का जिक्र कर दिया मैम, लेकिन महागठबंधन के नेता तो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार में देखिए हमने गरीबों के बिजली बिल माफ कर दिए और उसे वो चुनावी मुद्दा भी बना रहे हैं कि देखिए कैसे मैया सम्मान योजना में माफ भी किया गया है। महिलाओं को हम 1000 रुपए दे रहे हैं। दिसंबर हमारी सरकार रिपीट होती है, हम दिसंबर से 2500 देंगे। हमने बिजली बिल माफ किया, हम अब पेंशन, विधवाओं को पेंशन दे रहे हैं, हम ओल्ड एज को पेंशन दे रहे हैं। तो ये जो पब्लिक से रिलेटेड जो इश्यूज है उसको वो लोगों के बीच में ले जा रहे हैं। इसका काट क्या है आप लोगों के पास? हमें थोड़ी हंसी आ रही है, हम हंस ले क्या? बिल्कुल मैम, आप स्वतंत्र है मैम। इसलिए हंसे ना क्योंकि हंसी आती है इस बात को लेकर के कि बिजली बिल माफ की बात आती है। भैया पहले बिजली आप देंगे तब तो माफ करेंगे। तो यही स्थिति है हमारी ये हेमंत सरकार की। वो बिजली बिल माफ बोलते हैं और यहाँ बिजली रानी को भेज देते हैं, कहीं गायब कर देते हैं। तो फिर आप कौन सी बिजली बिल माफ करिएगा? और जो आप मैया योजना की बात कर रहे हैं, उन्होंने ही कहा था ना कि हम हर एक महीने 2000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे हमारी बहनों को। वो कहाँ चला गया? अभी चुनाव देख करके आपको मैया योजना की बात आ गई। अरे हमने तो, हमारी सरकार ने तो ये पंचप्रण किया है कि भाई गोगो दीदी की योजना जो हमारी 18 साल से लेकर के 59 साल तक की हमारी बेटियों के लिए, हमारी माताओं के लिए जो रखा गया है, वो महीने की 11 तारीख को 2100 रुपया आपके खाते में जाएगी। तो वो जाएगी। ये मैया योजना बता दे कि कितने दिन से दिए हैं। ये तो 2000 चूल्हा खर्च देंगे, 5 लाख नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, सभी अनुबंध कर्मी को परमानेंट करेंगे। कितनी सारे वादे किए थे। आज कोई बता दे कोई युवा कि एक भी उन लोगों का काम हुआ है? लेकिन जब हमारी सरकार थी, हमने पूरी पारदर्शिता के साथ पहले शिक्षक नियुक्ति की, दारोगा नियुक्ति की, वनरक्षियों की नियुक्ति की, सरकारी नौकरियां तो हमने दिया ही दिया, साथ ही साथ कितने लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया, लाखों लोगों को। तो ये सरकार कहे कि हमने क्या किया है। मैम एक और कमेंट है आपकी, किसी ये का है
कह रहे हैं कि नीरा यादव जैसी प्रत्याशी कोई नहीं है, उन्हें लोग विकास की नेत्री नीरा यादव के नाम से जानते हैं। यानी कि विकास कितना हुआ है कोडरमा में, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं, अगर जिस तरह से आपने बात की कि बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बना दिया है, क्या कुछ कह रहे हैं, तो इस विकास को लेकर आप कितनी चिंतित है कोडरमा में, नहीं, जो आप कमी भी देखती मनीषा हैं? के सवाल जी। मैम एक सवाल मैं और ऐड बिल्कुल। ऑन करना चाहता हूँ, वो ये कि लेकिन जब आप विकास की बात करती हैं, आपके विरोधी ये कहते हैं कि 10 साल बहुत हो गया, हाँ इस बार आरजेडी आएगी। बिल्कुल। और ये भी देखा जा रहा है कि बिहार की जो गाड़ियां हैं वो सरपट दौड़ती नजर आ रही है कोडरमा की सड़कों पर, इस पर क्या कहेंगी आप? देखिए, हम इसमें बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे। हमने रोड ही ऐसा बना दिया है ना कि बिहार यूपी सभी जगह की गाड़ियां दौड़ सकती हैं, बिल्कुल। क्योंकि पहले रोड थी नहीं। अब तो ऐसी रोड स्मूथली चलेंगी गाड़ी। जी। पहले हमारा अल्टो भी नहीं चलता था गांव में, अब तो हाँ। आप किसी भी गाड़ी को लेकर के चल सकते हैं। जी। तो सरपट दौड़ने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता को पता है कि हमें क्या करना है, और हाँ। कहीं ना कहीं जनता को मालूम है उनको विकास चुनना है, सुशासन चुनना है, और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जी। हम ऐसा नहीं कि हम वादा करते हैं, हमें वादा करना आता ही नहीं है, जी। और हम विश्वास दिलाते हैं। बिल्कुल। और फिर से विश्वास दिलाते हैं कि जिस प्रकार आपकी बहन, आपकी बेटी बन करके हमने सेवा किया है, इसे कंटिन्यू आगे रखेंगे, और वही बहन आपकी बेटी बन करके फिर से आगे सेवा करेंगे। जो अधूरे कार्य हैं उससे पूरा करने की लेकिन पूरी मैम, कोशिश आपके करेंगे। इस विधानसभा क्षेत्र में हमने देखा कि जब आरजेडी का नॉमिनेशन होना था तो खुद तेजस्वी यादव कमान संभाले हुए थे। आरजेडी कैंप से ये जानकारी मिल रही है कि कोडरमा सीट को लेकर के खुद तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल लिया है, और सिर्फ एक सभा नहीं, आने वाले दिनों में कोडरमा में उनकी कई सभाएं होने जा रही है। स्वागत है उनका कोडरमा में, हम तो स्वागत करते हैं। आइए, कोडरमा आना चाहिए। कदरम ऋषि की तपोभूमि है, अबरख नगरी है, लोग ऐसे भी घूमने के लिए भी आते हैं, आना चाहिए, उसमें कहाँ रोके है किन्हीं को। जी। तेजस्वी के आने से कोई प्रभाव? देखिए, एक बात हम बता देते हैं, लोगों ने मन बना लिया है, लोगों को क्या चाहिए वो लोगों को पता है। और जो हमारे घर परिवार के जैसे सारे लोग हैं, तो उनके अंदर की क्या स्थिति उसे हम समझते हैं। जितने लोग आएंगे हम सारे लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो आप मेहमान की तरह स्वागत करेंगे उनका? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम। मैम, इसी से हमारे यहाँ केसरिया कलाकंद है, वो जी। खिला करके हम स्वागत करेंगे। बिल्कुल। मैम एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि तेजस्वी यादव का जिक्र हो रहा है, बिहार के नेता प्रतिपक्ष है, पूर्व के डिप्टी सीएम हैं, एक हैवी वेट चेहरा है जिन्हें न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के लोग सुनते हैं। ये बताइए कि जब तेजस्वी जिस तरह से कमान संभाले हुए हैं, आरजेडी के नेता बार बार ये कह रहे हैं, कोडरमा की सीट को उन्होंने प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है, और दूसरा विषय ये है क्योंकि जिस जाति विशेष से आप आती हैं, या फिर ये कहा जाए कि इस सीट में जो है एक बड़ा मेजर फैक्टर ओबीसी कास्ट का है, तो ऐसे में तेजस्वी कितना सेंध लगा पाएंगे, और आपके पास उसका काट क्या है? क्या हमें पीएम मोदी दिखेंगे यहाँ पे? देखिए, पहले हम आपको बता दें, हेवी वेवी मत बोलिए। हम कम हेवी नहीं, हम कोशिश कर रहे थोड़ी कम करने की। नहीं मैम, आप बिल्कुल ठीक है। तो क्या है ना कि मतलब यहाँ के लोगों का, देखिए, हम जमात की राजनीति करते हैं, ठीक है, यादव बाहुल क्षेत्र है, हमेशा बीजेपी और राजद ही साथ में रहा है। मतलब आप शुरू से देखेंगे तो 14 में भी राजद बीजेपी का सामना हुआ, 19 में भी राजद बीजेपी का, और इस बार भी होगा। लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आएंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और जो भी करना है कर ले, लोगों को विकास चाहिए। अभी देखिए, आरजेडी की ही ना सरकार है, सरकार में तो गठबंधन में वो भी है। हमने कितनी बार आग्रह किया, जो यहाँ पर आरजेडी के सारे नेतागण हैं या गठबंधन के जो लोग हैं, कि भैया कम से कम शुरू तो करवाइए इन कॉलेजों को। ये मेडिकल कॉलेज की जो स्थिति एकदम मतलब 15% 20% काम नहीं हो रहा है, इसको चालू तो करवाइए। लेकिन कहीं पर भी ध्यान देना नहीं है। तो आज आप किस मुद्दे को लेके आ रहे हैं? ग्रीन कार्ड मिला था लोगों को, आप लोग को भी पता है, ग्रीन कार्ड दिया गया था अनाज देने के नाम पे, वो खत्म। अगर आज हमारे यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी, प्रधानमंत्री जी अगर अनाज नहीं देते, आज कितने गरीबों का चूल्हा नहीं जलता, आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो कितने लोगों को आज इलाज के बिना मौत हो जाती। आज वे क्या किए हैं कि जो पेंशन योजना है हमारी जब सरकार थी माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली, तो हम लोगों ने 600 से बढ़ा के उसे 1000 किया। और बीपीएल उपीएल कुछ भी नहीं, सारे जो भी
विडो हैं, जो भी हमारी माताओं का 60 साल हो गया है, ऐसे सारे लोगों को हम लोगों ने देने का काम किया पेंशन। अभी आप पूछ लीजिए उन गरीबों को 5 महीने से पेंशन नहीं मिला, 7 महीने से पेंशन नहीं मिला। आखिर आप किस मुद्दा को लेकर के लोगों के बीच जाएंगे? आप इसलिए मुद्दा लेके नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये जो अभी वर्तमान में सरकार यहाँ पर है, जिसके गठबंधन में आप भी वहाँ पर हैं, तब फिर आप जनता को क्या जवाब देंगे? इसलिए जनता सब कुछ जान चुकी है, समझ चुकी है, वो अब इस ठगने वाली सरकार पर आप विश्वास नहीं बार करेगी। बार डिब्रा और अब्र का जिक्र कर रही थी कि यहाँ पर उसका व्यवसाय अभी बंद है, उसका अगर देखा जाए तो वर्तमान में। तो बिल्कुल। क्या अगर बीजेपी की सरकार आती है तो वो व्यवसाय फिर से चालू होगा? ये जानना चाहते हैं निश्चित- आपके ये कमेंट में लोग लिख रहे हैं, viewers निश्चित जानना रूप से चाहते हैं। हम विश्वास दिलाते बिल्कुल। हैं कि जिस प्रकार ढिबरा का व्यवसाय को साजिश के तहत बंद किया गया है, पत्थर के व्यवसाय को साजिश के तहत बंद किया गया है, हमारे ट्रक चालकों के ट्रक को किस्ती देने के जी। लिए नहीं मजबूर किया गया कि उनको बाहर जाने का, हम विश्वास दिलाते हैं आपकी बहन, आपकी बेटी के रूप में कि पिछले बार जब हम मंत्री थे उस समय हमने बहुत कोशिश की थी ऑक्शन कराने का कि वो पंचायत लेवल पे हो, क्लस्टर वाइज पे हो, बिल्कुल। और इसे कानूनन हम इसे रूप देने की पूरी कोशिश करेंगे और ये रांची से लेके दिल्ली तक आपके लिए काम करेंगे, विश्वास रखिए। मैम, लेकिन क्योंकि आप पूर्व शिक्षा मंत्री भी रही हैं, अगर हम आपके कार्यकाल से लेकर के इस हेमंत सरकार के इस कार्यकाल को लेकर के देखें, पिछले 10 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड में क्या बदलाव आया है? आपको क्या लग रहा है कि जहां तक झारखंड को पहुंचना चाहिए था, झारखंड पहुंचा, नहीं पहुंचा, और कितना काम होना बाकी है जिससे एक बड़ा बदलाव झारखंड में शिक्षा के स्तर पर आया है? देखिए, बदलाव तो आया है और इतनी बदलाव आई है कि हम मतलब बहुत दुखी होकर के बता रहे हैं। हम लोगों ने 0 ड्रॉप आउट पंचायत को सम्मान दिया था। आज यहाँ पर कहाँ चल गए बच्चे हमें पता नहीं। आज स्कूलों में हम लोगों ने शिक्षक देने का काम किया था। जी। आज ये स्कूल का कलर कर रहे हैं और ड्रेस का रंग बदल दिए जी। और कहे हमने शिक्षा व्यवस्था को कंप्लीट कर लिया। विश्वविद्यालयों में ये वीसी नहीं दे पाए, वो कैसे चलेंगे? सो आप बता दीजिए जी। ये शिक्षा में क्या व्यवस्था लाएंगे? बिल्कुल। हमने कोशिश किया था कि दिल्ली से हमारे जो आएंगे कि नैक वाले जो यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल को ट्रेनिंग देंगे कि किस प्रकार से आप फॉर्म फिलअप करना है या किस प्रकार से ग्रेड दिलाना है। बी को B+, सी से बी प्लस से ए से A+, ऐसे जो ग्रेडिंग व्यवस्था है जिसके तहत आप रूसा के तहत पैसा मिलता है, जिसे हमारे बच्चों को प्राथमिकता के तौर पे उनको आगे बढ़ाया जाता है। आज कहीं भी ये काम नहीं हुआ। आज विश्वविद्यालय में जो एक हमने कैलेंडर तय किया था कि आज बच्चे हमारे इस कैलेंडर में ऐसे एग्जाम देंगे, इतना में रिजल्ट आएगा, इतना में ये होगा, आज सारा चीज चौपट हो गया है। तो कहीं न कहीं आज शिक्षा व्यवस्था को ये 10 साल पीछे ले गए हैं। जो हम विकास की आगे गति को बढ़ा रहे थे, आज कहीं न कहीं वो बहुत पीछे चला गया है और फिर से वो मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। हम ऐसा महसूस कर रहे हैं क्योंकि आज किसी विद्यालय में शिक्षक भी नहीं है और शिक्षकों की नियुक्ति भी ये कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि इनकी मंशा ही नहीं, इनकी रोड मैप ही नहीं इन्होंने तैयार किया है। भाई, आप नियोजन नीति की बात करते हैं, हम लोगों ने नियोजन नीति बनाया। अगर आपके मन में था कि हम नियोजन नीति को कुछ अगर चेंज करना है, कुछ उसमें सुधार करना है, तो आप कर सकते थे। आपने बिल्कुल खारिज कर दिया कि ये नियोजन नीति वो ओछी राजनीति को दिखाता है। आप चेंज कर सकते थे, अगर उसमें कुछ सुधार करना उसमें ऐड कर सकते थे। आज यहाँ पर बच्चों को क्या मिल रहा है, वो खुद नहीं समझ पा रहे कि हम कौन सी नियोजन नीति के तहत हम नौकरी लेने जा रहे हैं। एग्जाम होता है, पेपर लीक, एग्जाम होता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वाले जो रूम नंबर वाले होते हैं उनको एकदम टॉप, और बाकी सारे हमारे विद्यार्थी मतलब एकदम बुद्धू है क्या, वो फेल हो जाते हैं, उनका रिजल्ट हाई हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पेपर लीक होना, एग्जाम कैंसिल हो जाना, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार मेहनत करके हमारे बच्चे मार भात खा करके एग्जाम का तैयारी करते हैं, स्टेशन में सो करके एग्जाम की तैयारी करते हैं। आज जो सिपाही भर्ती हुई उसमें आपने देखा कि खुले आसमान के नीचे प्लास्टिक बिछा के हमारे बच्चे वहां पर रहे। 10 बजे सुबह में लाइन में लगना है, आप रात के 12 बजे से उनको लाइन में लगा रहे हैं। किसी प्रकार की न शौचालय की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था। आज इसी के कारण दर्जनों हमारे
माताओं का गोद सुना हो गया। जी। तो ये सरकार आज मैम, कर क्या रही है? लेकिन पेपर मैम, लीक का मुद्दा नहीं, उठाया एक आपने। विषय पर, जी। क्योंकि जब आप कहते हैं कि वो जिन 1 दर्जन से ज्यादा छात्रों की मौत हुई है, वो तो काफी दुखद है ही। लेकिन जब हम सरकार से ये सवाल पूछते हैं तो आपने देखा होगा, चाहे स्वास्थ्य मंत्री का बयान हो या फिर दूसरे मंत्रियों का बयान हो, वो ये कह रहे थे कि कोरोना काल में जो आपने गलत टीका लगवा दिया, उसका ये साइड इफेक्ट है। देखिए, एक फिर बात हम बताएं, इसलिए हमने कहा कि बार बार ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। वो भी टीका लिए हैं। आप अपनी गलती छुपाने के लिए लोगों की विश्वसनीयता को क्यों खो रहे हैं? आज हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, कि जिन्होंने पूरी कोशिश करके आज हमारे भारत को बचाने के लिए सिर्फ नहीं बल्कि कई देशों में उन्होंने टीका लगवा करके आज लोगों को सुरक्षित रखने का काम किया। आज आप उस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं। अरे ये बोलिए कि बच्चों को हमने किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं दी और इस अव्यवस्था के कारण आज उनकी जान गई है। आप अपनी जिम्मेवारी से क्यों भाग रहे हैं? आपको नौकरी देना था तो नौकरी दीजिए। आपको 10 किलोमीटर दौड़ाना था, दौड़ाइए। हमारे बच्चे दौड़ने को तैयार हैं, लेकिन 10 बजे है तो सुबह 7 बजे भी तो आप लाइन में खड़े कर सकते हैं। उनको पानी की सुविधा दीजिए, एक सेट दे दीजिए जिसमें हमारे बच्चे रह सके, कुछ खाने की व्यवस्था दीजिए जो खा करके वो दौड़ सके। इस प्रकार का मतलब ठीक है, जरूरतमंद है, लेकिन उनके साथ इतना अन्याय मत करिए। मैम, इस बीच एक दर्शक ने परिवारवाद का जिक्र किया है, आरजेडी के परिवारवाद का जिक्र किया है। क्या कहेंगी कि परिवार में ही वो बिजी रहती है? नहीं, सवाल मेरा ये नहीं, क्योंकि इस चुनाव में मैम एक चीज जो सबसे ज्यादा चर्चा में आया कि अक्सर आप लोग परिवारवाद को लेकर के आरजेडी को या जेएमएम को या दूसरी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को आप घेरते आए हैं। लेकिन इस चुनाव में जैसे ही सीटों की नामों की घोषणा हुई, बीजेपी कैंडिडेट की लिस्ट सामने आया जिसमें एक नाम आपका भी था, वैसे ही लाइव में ही तमाम लोगों ने जो सबसे पहला जिक्र किया या हम लोगों ने भी जो नोटिस किया वो ये, रघुवर जी की बहू चुनाव लड़ रही हैं, अर्जुन मुंडा जी की वाइफ चुनाव लड़ रही हैं, चंपई सोरेन खुद चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बेटे भी लड़ रहे हैं, उनके शिष्य भी लड़ रहे हैं। इसी तरह से और भी कई एग्जाम्पल्स हैं। मधु कोड़ा की वाइफ चुनाव लड़ रही हैं। तो ये जो परिवारवाद को लेकर के आप जो विपक्षियों को घेरती थी, इस बार ये दाव उल्टा हुआ पड़ता नजर आ रहा है। इस बार वही इस मुद्दे को उठा रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कहाँ है आपका परिवारवाद पर जो सवाल जो उठाते थे आप? तो पहले तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि नीरा यादव ना हमारा मैके में कोई राजनीति में है ना ससुराल में है। बीजेपी ने तो हमें टिकट दिया, वो भी तीसरी बार दिया है। तो ये वो याद नहीं करते हैं क्या? वो ढूंढते रहते हैं, जैसे अपवाद में हम लोग ढूंढते हैं ना, तो उसको अपवाद में भी कभी कभी लेना चाहिए। वो एक्चुअल चीज को क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं? तो आपको लगता है कि ये मतलब कि इस विषय पर इस चुनाव में अब क्या परिवारवाद की चर्चा होगी? ये मुद्दा इस बार आपके हाथ से निकल गया, फिसल गया? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ हम विकास की बात करते हैं। लोगों के हित को ध्यान में रख के जनहित, राज्य हित, राष्ट्र हित हमारी प्राथमिकता है और उसी को लेके हम चुनाव के मैदान में उतरते हैं और उसी को काम करते हैं। और हर एक जनता को पता है कि बीजेपी जो बोली है वो करेगी, क्योंकि उनको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पे विश्वास है, हम सब पे विश्वास है। हम एक कार्यकर्ता की भांति कार्य करते हैं, हम नेता कभी नहीं बनते हैं। हम लोगों के बीच में उनकी बहन, उनकी बेटी, उनकी बहू के रूप में जाते हैं और एक आम बन करके उनके जीवन में हम कोशिश करते हैं उनके सुख दुख में शामिल होने का। कांटा उन्हें चुभता है, दर्द हमें होता है, ये महसूस करके हम कार्य करते हैं। मैम एक सवाल और है मैम, क्योंकि माहौल चुनावी है, इस बीच बहुत सारे ऐसे बयान आते हैं जिस पर सवाल लेना बहुत जरूरी है। इस बीच एक चेहरे को लेकर के बहुत सियासत हो रही है। महागठबंधन के साथी ये कह रहे हैं हमारे पास तो चेहरा है, हम हेमंत के चेहरे पर लड़ रहे हैं, हमें यकीन है हेमंत फिर से आ रहे हैं। बीजेपी के पास कौन सा चेहरा है जो बीजेपी कह रही है कि हम 23 को आ रहे हैं? कौन है उनका सीएम का चेहरा? हमारे यहाँ तो 81 सीएम है, किसी की भी लॉटरी लग सकती है। बिल्कुल
तो बीजेपी शीर्ष किसी भी नेतृत्व- कार्यकर्ता को बना शीर्ष सकती है। नेतृत्व जो निर्णय लेते हैं हम उन पे छोड़ देते हैं। मैम, इस दौरान ये भी दिखा गया, जब बीजेपी ने लिस्ट जारी किया उसके बाद से अगर हम कहें तो भगदड़ सी मच गई, इस्तीफों का दौर चालू हो गया, लोग दूसरी पार्टी में जाकर शामिल हो रहे हैं। इस दौरान मान मनोवल का दौर भी काफी मनोवल चल का रहा भी है। दौर चालू हुआ। उस दौरान हिमंता बिस्वा शर्मा का भी एक स्टेटमेंट जारी हुआ जिसमें वो कहते हैं कि हमारे पास सीटें कम है, कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा है, वो जा रहे हैं तो उससे कोई ऐतराज नहीं है इस सरकार पर। बीच में ये भी देखा जा रहा है कि मनाया जा रहा है वो घर-घर जा रहे हैं, मैम। हाँ, साथ ही हर साथ नाराज उन्हें कहीं ना कहीं बागियों को मना कोई रहे ना कोई हैं। पोस्ट भी दिया जा रहा है बकायदा। नहीं, और कुछ ऐसे नाराज नेता है जिन्हें चार्टर्ड फ्लाइट में भी वो घुमा रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। अब तो तो ये लॉटरी लग गई है, कि अगर आपको पार्टी में पोस्ट चाहिए चाहिए तो आप नाराज हो नाराज हो जाइए, नॉमिनेशन और ये फाइल कर कहा भी दीजिए। जा रहा है, व्यूअर्स की तरफ से कमेंट्स भी आते हैं कि लगता है नाराज जो लोग नाराज नहीं हुए वो कहीं ना कहीं पार्टी में किसी पोस्ट से चूक गए, तो आप भी नाराज हो जाइए, पोस्ट मिल जाएगा। ये बातें सामने आ रही नहीं है। देखिए, हम बता दें, जी भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है ना, वो काफी समर्पित होकर के कार्य करते हैं। जी और हमारा एक अलग है कि हम सभी कार्यकर्ता एक परिवार के जैसे रहते हैं। जी हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जी एक ही साथ में रहते हैं, एक साथ खाते हैं। अगर आप कहीं प्रोग्राम में देखे होंगे, आप लोग तो कितनी बार रांची में भी जी, देखते जी, हैं, बिल्कुल। दिल्ली में देखते होंगे, तो एक साथ लाइन लग करके हम लोग सारे काम को करते हैं। तो हम लोगों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये खुशी की बात है और ये अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में इतने लोगों टिकट के लाइन में लगे हैं। जी मतलब इतनी आज लोगों को विश्वास है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी से टिकट ले हाँ। तो हम कुछ आगे कार्य कर सकते हैं। जी। ये विश्वास इतना तो ये ज्यादा है पार्टी की लोगों में, लोकप्रियता है। बिल्कुल विश्व में देख रहे हैं कि आप लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी है, जिसके कारण ये है। तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है, जितने ज्यादा लाइन में लगे, और इसलिए हमारे घर के हैं वो कार्यकर्ता हमारे हैं, तो उनको मनाना क्यों नहीं चाहिए भाई? बागी खेल बिल्कुल बिगाड़ेंगे मनाना मैम, चाहिए। आपको क्या लगता है? बागी नेता जो हो गए वो क्या खेल बिगाड़ेंगे इस नहीं बार? नहीं, देखिए बागी नहीं है, बहुत सारे अरे एक दुका होते हैं, लेकिन सब में एक भावना है। ठीक है, सबको अपना निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे लोग हमारे हैं और सब हम लोग मिल करके अच्छे झारखंड का निर्माण करें। सबका एक ही मकसद है, किसी भी तरह से ये ठगबंधन की सरकार को दूर करना और भाजपा और एनडीए की सरकार बनाना। एक आखिरी जी। सवाल जिससे हमने मैम शुरुआत की थी, जी बिल्कुल। क्योंकि आप ये दावा कर रही हैं और आपके साथ साथ बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर्स जो चुनाव लड़ रहे हैं या संगठन में, वो सभी लोग ये दावा कर रहे हैं, आपके सहयोगी पार्टी के नेता वो भी ये दावा कर रहे हैं कि 23 को बीजेपी आ रही है। अब क्योंकि भानु प्रताप शाही और हेमंता जी ने तो कह दिया, सरकार आते ही बुलडोजर एक चलवा ने देंगे, कहा जेल बुलडोजर भिजवा चलाएंगे, देंगे, दूसरे ने कहा जेल जेल भिजवा भिजवा देंगे। देंगे। और मैम आप आपने कहा confident कि है, आप बीजेपी जो कहती है वो करती है। तो मेरा आखिरी सवाल यही है जी कि आप लोगों के दावे में हाँ। कितना है दम? कितना दम है? देखिए 23 को तो बीजेपी आ रही है। जी आप जितना ईवीएम खोलेंगे कमल का फूल ही खिलेगा। जी और ऐसे भी अभी दीपावली आ रहा है, आप देख ही रहे हैं, तो दीपावली में सब साफ सफाई होती है, उसके बाद कमल फूल लाते हैं, बिल्कुल। गणेश जी को अर्पित करते हैं, लक्ष्मी मैया को अर्पित करते हैं, क्योंकि उन्हें पसंद है। तो कमल का खिलना तो तय है। तय है, बिल्कुल। इसलिए 23 तारीख को बीजेपी आ रही है, तैयारी करें। लेकिन क्योंकि आपने ईवीएम का जिक्र कर दिया मैम, ईवीएम को लेकर के बहुत सारी सियासत भी होती है, बहुत आरोप भी लगते हैं। फिर बोलेंगे तो आप कि आप आपने कह रही दावा हैं कि ईवीएम में कर कमल दिया था। खिलेगा। हाँ, कमल खिलेगा। फिर ये विपक्ष की तरफ से ये बोला जाएगा जरूर कुछ खेल किया गया था तभी तो कमल खिला। अरे भाई, जब जम्मू कश्मीर में आया, जब जम्मू में आया कमल खिला और कश्मीर में नहीं, तब तो कोई बात नहीं उठाया। अब किसी कारण से आप हार जाते हैं तो ईवीएम बेचारे को दोष लगाते हैं, ये गलत है भाई। मैम ईवीएम तो फंसता है हर बार, वो क्यों फंसाते हैं? क्या दोष? मतलब जीते तो सब कुछ सही और हारे तो ईवीएम पर दोष, ये जी। तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, जहाँ पर जीत होती है अगर पार्टी की, तो वहाँ पर सच में ये कहते हुए नजर नहीं आते हैं कि ईवीएम में किसी तरह की गड़बड़ी थी या क्यों कुछ बेचारे ईवीएम को जी। दोषी ठहराते हैं? आप अपने पर दोष लीजिए ना कि हमने क्या किया है, जनता को हमने कितना विश्वास दिलाया, बिल्कुल। और जो भी निर्णय आता है हमको उसको स्वीकार करना चाहिए। जी। हमें ईमानदारी से अच्छा सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ कार्य करना चाहिए। हम तो बस ये जानते हैं। मैम चलिए एक मैम, चलते- सवाल चलते। है, नहीं, एक अब- सवाल है मैया समान योजना को लेकर पूछ रहे व्यूअर्स की ये सिर्फ एक प्रलोभन है, तो क्या अगर बीजेपी ने जिस तरह से गोगो दीदी योजना की नहीं। शुरुआत की है तो क्या ये भी एक प्रलोभन ही है या क्या है?
क्या करना चाहते नहीं, देखिए मेरी बात को, ये सरकार ने कहा था कि हम 2000 चूल्हा खर्च देंगे जी। हमारे लोग तो वेट करते रहे, मिला नहीं। जी भाजपा ने कहा कि हम 2100 रुपया गोगो दीदी के बिल्कुल। तहत हम देने का काम करेंगे जी और ये महीने की 11 तारीख को देंगे, मतलब देंगे। जी तो लोगों को ये विश्वास है कि भाजपा जो कहती है सो करती है, बिल्कुल। इसलिए वो आश्वस्त है और ये कोई प्रलोभन नहीं। देखिए जो गरीब गुरबे हैं जिनको हम कुछ दे नहीं पा रहे उनके लिए ये योजना है। जी। अभी हमने कहा, हमारा पंचप्रण में आपने देखा होगा कि जो हमारे युवाओं को किस प्रकार से नौकरी देने का एक कैलेंडर जारी होगा जी। और जब तक हम नौकरी नहीं दे रहे हैं 2 साल तक उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो कहीं न कहीं हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। और नौनिहालों की बात करें, हम अपनी माताओं बहनों की बात करें, अभिभावकों के मान सम्मान की बात करें, युवाओं की बात करें, सबके लिए कार्य करती है। इसलिए हमारा ये नारा नहीं, हमारा संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास, क्योंकि हम सभी लोगों के प्रयास से ये कार्य को सफल कर पाते हैं। जी चलिए मैम, चलते चलते आखिरी बार, कॉन्फिडेंट हैं, आ रहे हैं 23 को आप लोग? क्योंकि वो तो कह रहे हैं, हेमंत फिर आ रहे हैं, कल्पना मैम भी कह रही है। देखिए बारिश इतनी हुई है, हर जगह कीचड़ हुआ है, तो कीचड़ में क्या खिलता है भाई? कमल ही तो खिलता है। चलिए और ऊपर से दीपावली, जी तो इसमें तो आप सब कह रही है कि इसमें साफ सफाई हो जाएगी? पूरा कचड़े की साफ सफाई और कमल ही कमल नजर आएगा। चलिए मैम, आपने इतना वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नीरा यादव को आप सुन रहे थे, 2 बार से विधायक, तीसरी बार पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। पूर्व शिक्षा मंत्री, साथ ही साथ इस सियासी हलचल के बीच जो सीता सोरेन को लेकर के तूफान मचा हुआ है झारखंड की राजनीति में, इरफान अंसारी के साथ साथ महागठबंधन को बीजेपी ने निशाने पर ले लिया है। और इन सब के बीच डॉक्टर नीरा यादव का ये कहना है कि जो बयान भानु प्रताप शाही ने दिया है बुलडोजर चलाने का, या हिमंता विश्व शर्मा ने की दिया है कि सरकार आते ही जेल भेजेंगे, तो डॉक्टर नीरा यादव ये कहती हैं कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। 23 को क्या होगा, परिणाम पर रहेगा इंतजार। फिलहाल मुझे, मेरी सहयोगी मंजूषा और डॉक्टर नीरा यादव जो बीजेपी से एक बार फिर कोडरमा से प्रत्याशी हैं, हम तीनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।